हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम फैक्ट्स और फंडामेंटल्स का जो अगला स्टेप है उसमें फैक्ट्स इमेज क्या होती है, फैक्ट्स इमेज फाइल्स क्या होती हैं, नेम क्या होता है, साइज, डिस्क स्पेस, उसके बाद में राइट फैक्ट सर्विसेज क्या होती है, राइट फैक्ट्स क्यूब्स क्या होते हैं और आर्काइविंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। और आई होप कि दिस वीडियो विल बी इन्फॉर्मेटिव। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं फैक्ट्स इमेज फाइल। ओके, फैक्ट्स इमेज फाइल के बारे में सीखेंगे। और मैंने मेरा पिछले वीडियो में भी बताया था, एक आध वीडियो में इसके बारे में, बट फिर से एक बार थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे जानकारी देता हूँ। तो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या सीख रहे हैं, फैक्ट्स इमेज फाइल्स। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑल सेंट एंड रिसीव्ड फैक्सेस, जो जितने भी सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं फैक्सेस, आर स्टोर्ड एज कंप्रेस्ड ग्राफिक इमेज फाइल्स। तो ये क्या है, कंप्रेस्ड इमेज ग्राफिक इमेज फाइल के फॉर्म में जाके स्टोर होती है। ओके, जिसे हम CCITT ग्रुप थर्ड फॉर्मेट भी कहते हैं। और ये कहाँ जाती है, इन द राइट फैक्ट्स इमेज फोल्डर। तो इस फोल्डर में जाके ये सब स्टोर होता है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, इनक्रिप्टेड नहीं होती है। तो आपको ये सारी चीज़ें नोट करनी चाहिए कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट सेंट एंड रिसीव जितनी भी फैक्सेस हैं वो सब कंप्रेस्ड फॉर्म में जाके इमेज फॉर्म में कंप्रेस्ड होके इमेज के फॉर्म में राइट फैक्ट्स के अंदर इमेज फोल्डर होता है, बट ये इनक्रिप्टेड नहीं होती है। ठीक है। इसके बाद में दूसरी चीज़, विथ अप्रोप्रिएट लाइसेंसिंग, हमको क्या है, ठीक ठाक लाइसेंस लेना पड़ता है। द राइट फैक्ट सर्वर कैन बी कॉन्फ़िगर टू इनक्रिप्ट, अगर आप इसको इनक्रिप्ट करना चाहते हैं, जो इमेजेस यहाँ पे स्टोर हो रही हैं, तो उसके लिए आपको क्या लाइसेंस लेना पड़ेगा और आप उसको इनक्रिप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहे तो ये इमेज फोल्डर पे जो कंप्रेस्ड इमेजेस हैं सेंड एंड रिसीव की, उसे इस राइट फैक्ट्स फोल्डर में ना रख कर उसे आप एसक्यूएल पे भी रख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो एसक्यूएल पे भी आप उसको रख सकते हैं, एसक्यूएल सर्वर पे, डेटाबेस पे, और दोनों जगह पे भी रख सकते हैं। और इसके अलावा इनक्रिप्टेड इमेज फाइल्स कैन ओनली बी व्यूड यूजिंग राइट फैक्ट्स एप्लीकेशन। तो जब हम क्या होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इनक्रिप्टेड नहीं होती है, अब हम उस पर इनक्रिप्शन लगा देते हैं। उसके लिए RPC प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, मैं बताऊंगा आपको मॉड्यूल आगे। तो अगर हम उसको इनक्रिप्ट कर देते हैं, आप उसको व्यू करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या है, राइट फैक्ट्स एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे राइट फैक्ट्स यूटिल हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती है फैक्ट्स इमेज फाइल्स में। तो ये जाके एसक्यूएल में भी स्टोर कर सकते हैं, और इसका डिफ़ॉल्ट जो इमेज फोल्डर बनता है राइट फैक्ट्स के अंदर, वहाँ पे भी। और ये इनक्रिप्टेड नहीं होती है, इनक्रिप्ट करने के लिए हमको क्या है, लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके बाद में, if the server is set to encrypt the image directory, the RPC server module will apply। अगर हमने अब यहाँ पे इसको क्या है, इनक्रिप्ट करने के लिए एल्गोरिदम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो RPC सर्वर मॉड्यूल ये जो है, इसमें 256 बिट का AES इंक्रिप्शन को अप्लाई कर देगा। ठीक है गाइस। और इसके अलावा क्या है, to apply 256 bit AES encryption to unencrypted file। सो जो unencrypted है वो कौन सी है, by default files and files previously saved encrypted with the less secure algorithm। सो वहाँ पे अगर हमारा जो unencrypted files भी हैं और कोई less secure algorithm भी आपने पहले लगा के और फाइल को encrypt किया है, तो उस पर 256 bit AES encryption अप्लाई हो जाता है। तो इस तरीके से हम उसको सिक्योर कर सकते हैं। आई होप ये बहुत ही क्लियर आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी फैक्ट्स इमेज फाइल्स के बारे में। और सीखेंगे और आगे देखते हैं क्या है। अब इसका नाम की बात करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ हमने जो सीखा है वो क्या बोला मैंने, तो आपको आसानी होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस सर्वर को लॉगिन करता हूँ मैं, और इस सर्वर को मैंने लॉगिन कर लिया। मैं इसका वॉल्यूम देख लूँ, वॉल्यूम बराबर है कि नहीं। ओके, तो मैंने गाइस इस सर्वर को लॉगिन कर लिया है, ये वाले को। और यहाँ पे हम जाएंगे कहाँ पे, सी ड्राइव में। सी ड्राइव में मैंने आपको बताया है कि वहाँ पे राइट फैक्ट्स का फोल्डर होगा, राइट फैक्ट्स डायरेक्टरी, उसके अंदर हमें इमेज का एक फोल्डर मिलेगा। तो हम यहाँ चले जाते हैं, सी ड्राइव ये आ गई। इसके बाद में ये फोल्डर, ये राइट फैक्ट्स हो गया। इसके बाद में इमेजेस,
तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं इमेज 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 इमेज, ये इमेज रहा। अब जितने भी सेंड रिसीव होंगे फैक्सेस वो यहाँ पे आके स्टोर होंगे, ठीक है। मैंने अभी अगली स्लाइड क्या लिया है यहाँ पे, नेम्स। तो जो भी यहाँ पे फैक्सेस सेव होंगे उनको एक पर्टिकुलर नेम मिलता है, वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में सेव होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फाइल है ये 301 से 301 से स्टार्ट हुई है, ठीक है, ये सैंपल है। इसके अलावा अगर हम इधर पीछे जाते हैं, ये 00 को ओपन करके देखते हैं, यहाँ कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे भी ये ओपन हो रही है, ठीक है, और 301 से स्टार्ट हो रही है वो। उसके बाद में दूसरा देखते हैं, 301 से स्टार्ट हुई है। तो ये नाम है जो यहाँ पे इमेज आगे सेव हुई है। अब उसके बारे में देखते हैं कैसा क्या। सो गाइज, फैक्स इमेज फाइल्स आर असाइंड फाइल नेम बाय द राइटफैक्स सर्वर। तो उनको जो नाम मिलता है राइटफैक्स इमेजेस को, फैक्स इमेजेस को, वो राइटफैक्स सर्वर उसको असाइन करता है। एंड दीज फाइल नेम्स आर रेफरेंस्ड बाय द राइटफैक्स एसक्यूएल डेटाबेस। तो हम एसक्यूएल डेटाबेस में इनके बारे में जानकारी इनपुट करते हैं, फीड करते हैं, उस अकॉर्डिंग जो सर्वर है इनको नाम प्रोवाइड करता है इन फाइल्स को। इसके अलावा each individual page of a fax is saved as a separate file। तो इसमें क्या है, जितने भी पेज होंगे एक फैक्स के वो सेपरेट फाइल के फॉर्म में सेव हो जाएंगे। एंड ऑल फाइल्स एसोसिएटेड विथ अ सिंगल फैक्स विल हैव सेम फाइल नेम बट डिफरेंट फाइल एक्सटेंशन विल इंडिकेट द पेज नंबर। तो जो पेज नंबर रहेगा उसको इंडिकेट करने के लिए क्या डिफरेंट एक्सटेंशन इस्तेमाल होगा, ओके। और इसके बाद में जो फाइल है, फाइल एक्सटेंशन फॉर राइटफैक्स इमेजेस आर न्यूमेरिक। तो ये न्यूमेरिक रहेंगे फाइल एक्सटेंशंस, ओके, स्टार्टिंग विद 300 और 301 से स्टार्ट होंगे, इंडिकेटिंग द फर्स्ट पेज ऑफ द फैक्स। तो जो फर्स्ट पेज रहेगा फैक्स का वो 301 इंडिकेट करेगा उसको। द फाइल एक्सटेंशन इंक्रीज बाय 1 फॉर ईच सब्सिक्वेंट पेज ऑफ द फैक्स। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ये एक पेज का फैक्स होगा, इसलिए यहाँ पे 301 है। तो अगर एक दो पेज रहेंगे तो वो 302 करके इस तरीके से इंक्रीज होते जाएगा। इसके अलावा अब यहाँ पे क्या है, जो फाइल नेम जो नेम जनरेट हो रहा है, इफ यू रीनेम द राइटफैक्स फाइल इमेज दे विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द राइटफैक्स सर्वर। तो जो नाम मिला है आप उसको मैनुअली अगर चेंज करते हैं तो वो खराब हो जाएगा ना, उसको फिर ये सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये राइटफैक्स उसको मालूम है कि मैंने इस फाइल के लिए ये नाम दिया हूँ, तो वो एक रेफरेंस वहाँ पे ऑलरेडी उस पर रहेगा कि भाई ये मैंने जनरेट किया था, अब मैं इसे ढूंढ रहा हूँ। वो नाम आप चेंज कर देंगे तो उसे मिलेगा ही नहीं, डेटाबेस पे भी नहीं रहेगा वो एसक्यूएल पे। तो हमें क्या रीनेम नहीं करना चाहिए। तो ये हुआ नाम, ओके, अबाउट नेम्स। आगे देखते हैं आप साइज। तो साइज क्या है गाइस, अ टिपिकल फैक्स कंज्यूम्स। तो जो एक फैक्स होता है वो 35 KB का स्पेस कंज्यूम करता है मिनिमम, ओके। इसके अलावा कुछ कम के भी हो सकते हैं और ज़्यादा के भी हो सकते हैं, जैसे 150 KB का हो गया और कम से कम 5 KB का भी पर पेज हो सकता है एक फैक्स के अंदर। इसके अलावा बिकॉज फैक्स इमेज कैन कंज्यूम अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस डेडिकेटेड एटलीस्ट 500 MB ऑफ द स्टोरेज ऑफ योर राइटफैक्स सर्वर। तो आपने जितना स्पेस दिया है आपके राइटफैक्स का, तो उसमें से क्या है ये 500 MB तक का कंज्यूम कर सकता है एक फैक्स, ओके, फैक्स इमेज। बट मिनिमम उसका उतना होता नहीं है, 35 KB होता है। और लाइक 500 MB बहुत ज़्यादा हो गया। इसके बाद में मोर स्पेस में बी रिक्वायर्ड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फैक्सेस सेंट एंड रिसीव। तो ऑब्वियसली अगर आपका जो सेंडिंग एंड रिसीविंग फैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं तो आपको क्या है, बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एंड हाउ फ्रिक्वेंटली ओल्ड फैक्सेस आर डिलीटेड, ये भी देखना होगा कि आपने पुराने फैक्स को डिलीट किया है नहीं किया है। अगर कर रहे हैं तो आप स्पेस मेंटेन कर सकते हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो आपका जो ड्राइव है वो फुल होते जाएगा। अब डिस्क स्पेस की बात करते हैं, तो इसमें देखिए क्या है, राइटफैक्स मॉनिटर द अमाउंट ऑफ फ्री डिस्क स्पेस ऑन द सर्वर एंड शट डाउन। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ये है कि मान लीजिए ये मेरी डिस्क है, ठीक है, और इसी पे राइटफैक्स है, इसी पे इमेज, सब कुछ इसी पे इंस्टॉल्ड है, इसी पे कॉन्फ़िगर है ड्राइव पे। अब ये आप और क्या है, मॉनिटर करते रहता है कि इसका स्पेस कितना है। अगर जो ये स्पेस है ये 50 MB से कम हो जाता है तो
ये जो राइटफैक्स सर्वर है वो कुछ प्रोसेसिंग को खुद ब खुद बंद कर देता है, ठीक है। और इसके हम अलर्ट्स भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अलर्ट्स भी कॉन्फ़िगर करने के लिए हमको क्या है, राइटफैक्स पे सर्वर मॉड्यूल पे जाके हम अलर्ट्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये आ गया एरर, यहाँ पे ये सर्विसेज है और सारी सर्विस अभी बंद पड़ी है, तो मैं इसको सारी सर्विस को रीस्टार्ट करता हूँ, रीस्टार्ट ऑल सर्विसेज। हम अलर्ट भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि भाई अगर ये 50 MB से नीचे गया तो मुझे अलर्ट आना चाहिए, ठीक है। एंड तो आपको ये केयरफुल रहना है कि भाई स्पेस अच्छा रहे ड्राइव में। ओके गाइस, ये अब यहाँ डिस्क के बाद में मैं किसी दूसरे टॉपिक पे चला गया हूँ, तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ओके, तो ये जो सर्वर है यहाँ पे सर्वर मॉड्यूल, ये यहाँ पे हम जाके यूज़र मैसेजेस और एडमिन मैसेजेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ऑन डिस्क स्पेस 50 MB, ओके, ये लेस देन का साइन लगा है। और मैनीफैक्ट्स सर्वर फंक्शंस हैव बीन सस्पेंडेड करके इस तरीके से हम यहाँ पे अलर्ट लगा सकते हैं, अलर्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होगा। ओके गाइस, तो देखिए हम क्या सीख रहे थे। हमारा फर्स्ट स्लाइड जो है उसमें फर्स्ट स्लाइड में ये था कि भाई फैक्स इमेज क्या होती है, उसका नाम कैसे रखते हैं, उसके बाद साइज ओके क्या होता है, और उसके बाद डिस्क स्पेस। तो इतनी चीज़ें हमने देख ली है। अब हम सीखेंगे राइटफैक्स सर्विसेज के बारे में। ओके, तो राइटफैक्स सर्विसेज क्या होती हैं, तो देखिए राइटफैक्स सर्विसेज है ना। तो गाइस राइटफैक्स सर्विसेज क्या है, द राइटफैक्स सर्विस कंसिस्ट ऑफ वेराइटीज ऑफ राइटफैक्स सर्विसेज और राइटफैक्स सर्वर। तो राइटफैक्स सर्वर क्या है, ये राइटफैक्स सर्वर एक पैकेज हो गया, इसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज आती है, बहुत सारी सर्विसेज कंसिस्ट करती है, वेरी सिंपल। इसके बाद में फॉर बेसिक सर्वर फंक्शनिंग, तो एक सर्वर को चलाने के लिए बेसिक तौर पे उसको चलाने के लिए क्या है, राइटफैक्स सर्वर एक हो गया, वर्क सर्वर, डॉक ट्रांसपोर्ट सर्वर, डेटाबेस एंड आरपीसी मॉड्यूल। तो ये कॉमन है, ये बेसिक चीज़ें हैं। आपको अगर एक इंफ्रा डिप्लॉय करना है तो ये सर्विसेज कम से कम रनिंग होनी चाहिए और चलती रहनी चाहिए, ठीक है गाइस। और इसके अलावा डिपेंडिंग ऑन योर लाइसेंस यू कैन एक्टिवेट ऑप्शनल मॉड्यूल सच एज द इंटीग्रेशन मॉड्यूल। तो ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि आपको कुछ इंटीग्रेशन के लिए चाहिए तो उसके लिए आपको फिर लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, हम बात कर रहे हैं इन सर्विसेज की। ओके, तो ये इतनी सारी सर्विस आप देख पा रहे हैं अभी, ये सब सारी सर्विसेज राइटफैक्स के साथ इंस्टॉल हुई है। अगर आप इस कॉलम को देखते हैं, स्टेटस कॉलम को, तो यहाँ पे कुछ सर्विसेज रनिंग है, इतनी सर्विसेज रनिंग है जो ग्रीन दिख रही है, और कुछ सर्विसेज नॉट कॉन्फ़िगर्ड है, बट वो सब इंस्टॉल हो गई है। अब इन सब का काम स्पेसिफिक सेपरेटली स्पेसिफिक जॉब है सबका। ओके, आप यहाँ पे दूसरी चीज़ अगर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो उसको आपको क्या लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। और आगे देखते हैं, इन मोस्ट केसेस द सर्विसेज रन ऑन द सेम मशीन सो दैट सर्वर मॉड्यूल कैन ऑटोमेटिकली स्टार्ट एंड स्टॉप देम एज नेसेसरी। तो क्या होता है, ये डिपेंड करता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा हैवी लोड नहीं है तो आप एक ही सर्वर पर सब कुछ इंस्टॉल कर सकते हैं, सारी सर्विसेज। उस कंडीशन में क्या है, सर्वर मॉड्यूल और सारी सर्विसेज के साथ में कम्युनिकेट करते रहेगा, और उसको लगता है कि कोई सर्विस को बंद करने की ज़रूरत है तो वो बंद कर लेगा, और फिर अगर स्टार्ट करने की ज़रूरत है तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली स्टार्ट और स्टॉप कर लेगा, कौन, सर्वर मॉड्यूल। वो किस कंडीशन में, जबकि आप सारी सर्विसेज को एक ही सर्वर के अंदर इंस्टॉल करते हैं। ओके, एंड इसके अलावा द राइटफैक्स सर्वर एंड डॉक ट्रांसपोर्ट सर्वर मॉड्यूल कैन बी ऑन, आई मीन ये क्या है, जो डॉक ट्रांसपोर्ट सर्वर है और वर्क सर्वर है, इनको हम सेपरेट सर्वर पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला सर्वर मेरा उतना कैपेसिटी कम हो गई है, इसकी उतने हैंडल नहीं कर रहा है लोड, तो मैं क्या करूँगा, डॉक ट्रांसपोर्ट की जो सर्विस है उसको एक और सर्वर पे इंस्टॉल कर लूँगा, और वर्क सर्वर है उसको भी मैं एक दूसरे सर्वर पे इंस्टॉल कर लूँगा। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। ओके, नाउ इसके अलावा ये सारी सर्विसेज हैं, मैंने अभी दिखाया। द फॉलोइंग इज एन ओवरव्यू ऑफ दिस
of some of the services, doc transport service, ओके, राइटफैक्स सर्वर मॉड्यूल, RPC इंक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होता है ये वर्क सर्वर, ये राइटफैक्स सर्वर के ऑन बिहाफ ऑफ कुछ सर्विसेज को रन कर देता है, ओके। और इसके अलावा ई ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, अलर्ट्स मॉड्यूल हैं, तो इन सब के बारे में अपन आगे सीखेंगे, ओके। मैं कॉन्फ़िगरेशन सेटअप सब बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए, अब बात कर लेते हैं, अगर हम देखते हैं कि कन्वर्जन इंजन एक सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका काम क्या होता है। हम जैसे मैंने बताया कि भाई हमको क्या है, स्पेस के बारे में भी थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि हमारा स्पेस कंज्यूम हो रहा है तो उसको हम कैसे मेंटेन करें। तो इस कंडीशन में क्या होता है हम इसको कंप्रेस करने के लिए कुछ एप्लीकेशन इस्तेमाल कर लेते हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। तो जो कन्वर्जन इंजन है उन एप्लीकेशन को इन्वोक करता है, ठीक है। अब देखिए, द सर्विस डिटेक्ट्स व्हेन लाइक यहाँ पे क्या है, इन्वोक करने का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये राइटफैक्स है और एक कोई इमेज आई, अटैचमेंट आया किसी फैक्स के साथ में, और वो इस एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट है, या फिर आपको लगता है इस तरीके का सेटअप है कि जो एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल करी है वो इसको क्या करना चाहिए, कंप्रेस करना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या है, कन्वर्जन इंजन उस एप्लीकेशन को नोटिफाई करेगा कि भाई ये अटैचमेंट आया है, आप इसको देखें, जैसा भी आपने कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है। तो ये काम होता है कन्वर्जन इंजन का। द सर्विस डिटेक्ट व्हेन अ SSA सपोर्टेड अटैचमेंट इज पास थ्रू द सर्वर एंड स्टार्ट द एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन इंस्टॉल ऑन द राइटफैक्स सर्वर और रिमोट सर्वर टू कन्वर्ट द फाइल। तो फॉर एग्जांपल मैंने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखा हूँ, मैं बोलता हूँ कि कोई मेरे पास फैक्स आया तो आप उसको PDF में कन्वर्ट करो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो ये जो कन्वर्जन इंजन है वो उस एप्लीकेशन को इन्वोक करेगा कि भाई ये अटैचमेंट आई है, आप इसको कन्वर्ट करो। मान लीजिए कि एक्सेल आया है, इसको आप PDF में कन्वर्ट करो, तो ये काम होता है कन्वर्जन इंजन का, ठीक है। इसके अलावा अगली सर्विस है डेटाबेस मॉड्यूल। तो गाइस डेटाबेस मॉड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेटाबेस मॉड्यूल का करता है, हर एक राइटफैक्स सर्वर के लिए एक डेटाबेस क्रिएट करता है जिसमें सारे यूज़र और हम जो जितना भी काम करते हैं सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे सेव होती है। इवन कि हम क्या है, जो फैक्सेस हैं, कंप्रेस्ड इमेज है, उनको भी हम सेव कर सकते हैं SQL के अंदर, ओके। और जितनी भी चीज़ें हम अगर फैक्स को व्यू कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस डेटाबेस में इंस्टॉल हो जाती है, इस डेटाबेस में स्टोर हो जाती है। तो वो डेटाबेस ये रहता है डेटाबेस मॉड्यूल। और यहाँ पे हम SQL में जाएंगे, ये SQL कनेक्शन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राइटफैक्स डेटाबेस। तो अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे मैंने जब कॉन्फ़िगर किया है, इंस्टॉल किया है, तो मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया है राइटफैक्स A, राइटफैक्स करके 2 डेटाबेस। तो मैं राइटफैक्स A चला रहा हूँ, जिसको भी कनेक्ट करना है मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा जो फैक्स इमेजेस हैं उनको भी मैं SQL सर्वर पे स्टोर कर सकता हूँ। मैंने पहली स्लाइड में बताया था कि हम इसको SQL में भी स्टोर कर सकते हैं, और इसके अलावा इसको हम लोकल भी स्टोर कर सकते हैं। C ड्राइव में रखना है तो C ड्राइव के पाथ है ये सब प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, ओके। तो डेटाबेस वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में डॉक ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल। डॉक ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल का काम होता है चैनल का मैनेजमेंट करना, सेंड एंड रिसीव करना, फैक्स की किस मेथड के थ्रू फैक्स सेंड हो रहा है, किस मेथड के थ्रू फैक्स रिसीव हो रहा है, वो सारा काम देखता है डॉक ट्रांसपोर्ट सर्वर, ओके। Determine the method by which documents are transmitted, and you can configure like fax over IP board or fax boards for conventional fax transmission, short message services and fax board simulations। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ये सब कॉन्फ़िगर होता है डॉक ट्रांसपोर्ट सर्वर पे, ये डॉक ट्रांसपोर्ट सर्वर मॉड्यूल। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने चैनल वगैरह कुछ अटैच करके रखे हैं, ऐड करके रखे हैं, ओके। तो इन चैनल्स के थ्रू क्या होता है, फैक्स का आना जाना होता है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ होता है कि नहीं होता, होता है। जैसे कि मैंने कुछ फैक्स भेजे हैं, ओके। तो उन फैक्स को अगर हम देखेंगे तो उनकी हिस्ट्री में लिखा रहता है कि वो कौन से चैनल से गया है। जैसे ये एक फैक्स गया हुआ है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ और हम यहाँ हिस्ट्री में जाते हैं, तो यहाँ पे दिखेगा कि वो किस चैनल से गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चैनल नंबर 1 ऑन सर्वर Win1, तो इस चैनल के थ्रू गया है। तो ये सारा काम कौन देखता है, सेंड रिसीव करने का
डॉक ट्रांसपोर्ट सर्विस। ओके, एंड अब सेंड रिसीव करने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, PRI इस्तेमाल कर रहे हैं या फैक्स ओवर IP इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सारा यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ता है सेटअप। इसके बाद में और अगर हम देखें डॉक ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो गाइस डॉक ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल हैंडल्स रिक्वेस्ट टू शेड्यूल आउटगोइंग फैक्सेस फॉर ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे क्या है आउटगोइंग फैक्सेस को हम शेड्यूल भी कर सकते हैं। इसके अलावा इन्फॉर्म्स द सर्वर मॉड्यूल व्हेन अ न्यू फैक्स हैज बीन रिसीव्ड एंड नीड टू प्रोसेस। तो इसका काम हो गया कि भाई ये सर्वर है, अब इधर से एक फैक्स आया इनकमिंग फैक्स की बात कर रहे हैं हम, सॉरी। तो ये सर्वर मॉड्यूल को इन्फॉर्म करेगा कि भाई एक फैक्स आया है, अब इसका क्या करना है, तो आप आगे इसको प्रोसेस करिए। तो ये भी काम करता है ये, ओके। और शेड्यूलिंग करता है आउटबाउंड फैक्स के लिए। तो ये सारे काम डॉक ट्रांसपोर्ट सर्वर के हैं। इसके बाद में हम क्या है मल्टीपल डॉक ट्रांसपोर्ट सर्वर मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 4, 5, 6, 8, 10 एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट में मल्टीपल सर्वर को लोड डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, इंस्टॉल कर सकते हैं हम। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं हम राइटफैक्स ईमेल गेटवे। तो ईमेल गेटवे जैसे क्या हुआ, ईमेल गेटवे ये राइटफैक्स और ईमेलिंग के लिए हम जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, सर एक्सचेंज हुआ या कोई और अदर सॉफ्टवेयर सर्वर इस्तेमाल कर रहा है, तो उनके बीच में ये मीडिएटर हो जाता है ईमेल गेटवे कम्युनिकेशन कराने के लिए, ओके। राइटफैक्स और ईमेल सॉफ्टवेयर के बीच में हम मल्टीपल ईमेल गेटवे लगा सकते हैं, ओके। इसके बाद में आरपीसी सर्वर मॉड्यूल जितने भी हम क्लाइंट प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं उनके और जो डेटाबेस है उनके बीच में कम्युनिकेशन कराता है, ये इंटरप्रेटर का काम करता है, ओके। एंड इसके अलावा ये इंक्रिप्शन को भी इनेबल करता है। अगर हम इसको इंक्रिप्शन लगाना है तो हमें आरपीसी सर्वर मॉड्यूल को यूज़ करना पड़ता है। तो ये सब सर्विसेज हैं। उसके बाद में सर्वर मॉड्यूल की सर्विस की देखते हैं हम। तो गाइस ये क्या करता है, कंट्रोल्स ऑल फैक्स सर्विसेज एंड कोऑर्डिनेट कम्युनिकेशन बिटवीन सर्वर कंप्यूटर, क्लाइंट कंप्यूटर, फैक्स बोर्ड एंड द फैक्स डेटाबेस। तो यहाँ पे जितना भी हम चीज़ें कॉन्फ़िगर करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एसक्यूएल को इंस्टॉल किया है, उसके बाद में यहाँ पे फैक्स बोर्ड लगा लिया है, ठीक है। और इसके बाद में हम इधर पे एक यूज़र वन है जो डेस्कटॉप पे काम कर रहा है। तो इन सबके बीच में जो कम्युनिकेशन करवाने का काम रहता है वो कौन कराता है, सर्वर मॉड्यूल कराता है। अभी इस यूज़र को क्या चाहिए, तो यहाँ से रिक्वेस्ट आएगी एसक्यूएल के पास में, तो ये रिक्वेस्ट एसक्यूएल के पास में जाना है, तो वो कौन भेजेगा, वो कौन कंट्रोल करेगा, वो कंट्रोल करेगा सर्वर मॉड्यूल सर्विस, ओके। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। अपार्ट फ्रॉम दिस उसके बाद में क्या है, जैसे कि the service manages the network print queue assigned to faxing, controls the conversion of outgoing faxes and work with the doc transport module to schedule outgoing faxes and route incoming faxes। ये एक कहना चाहिए बैकबोन जैसा है ये इंफ्रास्ट्रक्चर का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑलवेज ये डॉक ट्रांसपोर्ट सर्वर के साथ में कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन में रहता है, इनकमिंग फैक्सेस के लिए, आउटगोइंग फैक्सेस के लिए, ओके। एंड इसके अलावा वर्क सर्वर मॉड्यूल सर्विस, तो ये क्या करती है गाइस, परफॉर्म्स वन और मोर फंक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द राइटफैक्स सर्वर मॉड्यूल। तो ये जो हमारा राइटफैक्स सर्वर है उसके बिहाफ में कुछ सर्विसेज हम इस पे कॉन्फ़िगर कर देते हैं कि आप ये काम करिए, जैसे कि प्रिंट वगैरह का हुआ, आर्काइविंग का हुआ। जैसे देख सकते हैं अगर हमको आर्काइव इनेबल करना है तो हम ये वर्क सर्वर को ये काम दे सकते हैं, और प्रिंट के लिए भी हम ये काम इसको दे सकते हैं, OCR के लिए भी दे सकते हैं, नेटवर्क मैसेजिंग का भी काम दे सकते हैं ये सर्वर को ऑन द बिहाफ ऑफ राइटफैक्स सर्वर, ओके। और इसके बाद अलावा बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्क सर्वर होते हैं, सर्विसेज होती हैं, मतलब 3 वर्क सर्वर सर्विस आर इंस्टॉल्ड ऑन द राइटफैक्स सर्वर एंड ईच ऑफ विच कैन बी कस्टमाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। तो हम एक राइटफैक्स पे 3 वर्क सर्वर सर्विस को इंस्टॉल होती है ये, और हम तीनों को अलग अलग काम असाइन कर सकते हैं, ठीक है, वेरी सिंपल। एंड यू कैन ऑल्सो क्रिएट वर्क सर्वर सर्विस ऑन रिमोट कंप्यूटर। तो हम रिमोट कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पे भी इसको, दूसरे सर्वर पे, सेपरेट सर्वर पे इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिसे हम रिमोट कंप्यूटर बोलते हैं। इसके अलावा आगे देखते हैं हम
आगे इसमें हम देखेंगे अब राइट फैक्ट्स जो है, इसमें कुछ क्यूज होती हैं, वो क्या क्या है। ठीक है, तो जनरली क्या होती है, 3 क्यू होती हैं। पहली क्यू है इंटरनल इवेंट क्यू, दूसरी होती है माइक्रोसॉफ्ट मैसेज क्यू, एंड तीसरी होती है राइट फैक्ट्स क्यू हैंडलर। ओके, सबका अलग अलग काम है। तो अगर हम बात करें इंटरनल इवेंट क्यू की, तो ये क्या करता है, जो इंटरनल प्रोसेस होती हैं उनको मॉनिटर करते रहता है। तो देखिए, द राइट फैक्ट्स इंटरनल इवेंट क्यूज रिफर कलेक्टिवली टू द फैक्ट सर्वर्स इंटरनल प्रोसेस। तो इंटरनली क्या क्या प्रोसेस हो रही है उसको ये मॉनिटर करते रहता है, देखते रहता है। एंड इसका जो स्टेटस है वो परसेंटेज पे मॉनिटर किया जाता है कि भाई आपका जो सर्वर है उसमें आपने कितना रिसोर्स दिया है, कितना रैम दिया है, कितना हार्ड डिस्क दिया है, और यूटिलाइज कितनी हो रही है इंटरनल सेंडिंग एंड रिसीविंग के लिए। तो वो हम यहाँ से मॉनिटर करते रहते हैं। इसको अगर आप देखना चाहें तो कहाँ पे जाना है आपको, यहाँ पे आ जाएगा ये स्टैटिस्टिक्स में। तो स्टैटिस्टिक्स में ये सब मिलता है। जैसे कि ये कन्वर्जन में अगर जाते हैं तो यहाँ पे कन्वर्जन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इवेंट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। क्यू डेप्थ है, नोटिफिकेशन है, थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा आपको भी आपके एंड से। अभी देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट इन क्यू, टोटल सर्वर इवेंट्स, ओके, चेक इवेंट्स एंड फैक्ट सर्वर इवेंट क्यू यूसेज। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे मिलती है, क्या क्या हो रहा है स्टैटिस्टिक्स में इस क्यू के अंदर। अब दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट मैसेज क्यू। तो गाइस ये क्या है, राइट फैक्ट्स यूजेस माइक्रोसॉफ्ट मैसेज क्यू प्रोटोकॉल टू कम्युनिकेट विथ राइट फैक्ट्स डॉक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। तो जब हम इसको राइट फैक्ट्स को इंस्टॉल करते हैं उस समय हमको ये भी इंस्टॉल करना पड़ता है, और इसका मुख्य काम क्या होता है, टू कम्युनिकेट विथ राइट फैक्ट्स डॉक ट्रांसपोर्ट सर्विस कहें या सर्वर कहें, उनके साथ में कम्युनिकेट करने के लिए। एंड you can find the MSMQ that relate to right facts in Microsoft Server Manager by expanding features, message queuing and then private queue. Okay, and अगली सर्विस की बात करते हैं हम। अगली सर्विस की बात करें या फिर क्यू है ये बेसिकली, वो है राइट फैक्ट्स क्यू हैंडलर। ओके, तो आप देखें यहाँ पे राइट फैक्ट्स क्यू हैंडलर मॉनिटर द HP प्रिंट क्यू फॉर इनबाउंड जॉब एंड डायरेक्ट देम टू राइट फैक्ट्स फॉर प्रोसेसिंग। तो ये क्या है, आपके पास अगर आपने कोई प्रिंटर यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके रखा है, ओके, और वो करके रखना ही पड़ेगा, तो ये उसको मॉनिटर करती है कि भाई उसके पास में कितना रिक्वेस्ट आया इनबाउंड के लिए, आउटबाउंड के लिए। इनबाउंड आया तो उसे क्या प्रोसेस करना है। तो ये सब कहाँ से होता है, जैसे कि आप यहाँ पे जाएंगे तो ये HP, जैसे कि ये प्रिंटर है, तो यहाँ पे ओके इसमें नहीं आ रहा, कोई एरर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। विंडोज कैन नॉट एक्सेस हैव एप्रोप्रिएट परमिशन का इशू है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो यहाँ पे मॉनिटर होती रहती है, और हमें यहाँ पे अगर आप देखें सर्विसेज में, तो आपको सर्विसेज में मिल भी जाएगी एक ये है राइट फैक्ट्स क्यू हैंडलर। ओके, अगर आपको इसको देखते हैं, इस पर राइट क्लिक करके, तो इसका लाइसेंस नहीं है, इसीलिए ये क्या है, इनविजिबल है, डिसेबल है। ओके, और ये 3 ही होती हैं इसमें, 3 क्यू। 1 इज इंटरनल इवेंट, जो इंटरनल जो भी चल रहा है उसको मॉनिटर करेगा, और एक हो गया माइक्रोसॉफ्ट मैसेज क्यू, जो डॉक ट्रांसपोर्ट के साथ में कम्युनिकेट करते रहता है, और जो HP प्रिंट के लिए जितनी भी प्रिंट क्यू है, ये उसको मॉनिटर करता है, कौन सा, राइट फैक्ट्स क्यू हैंडलर। तो गाइज अब हम देखेंगे अगला, वो है फैक्ट्स आर्काइविंग। व्हाट इज फैक्ट्स आर्काइविंग और उसमें क्या क्या मेथड है। तो गाइज यहाँ पे देखिए, फैक्ट्स आर्काइविंग के लिए हम 3 तरह की मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वर्क सर्वर को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और राइट फैक्ट्स आर्काइव मॉड्यूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और राइट फैक्ट्स XML जनरेटर एंड राइट फैक्ट्स वॉल्ट मॉड्यूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको अभी दिखाया था राइट वर्क सर्वर। तो वर्क सर्वर में मैंने आपको दिखाया था कि भाई हमारे पास में एक वर्क सर्वर
ये है वर्क सर्वर, तो इसको हम आर्काइविंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा, ओके, इंडेक्स फाइल देनी पड़ेगी। क्या करना है, जैसे कि ऑलवेज डिलीट आफ्टर आर्काइव जैसा पैरामीटर हमको कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के हिसाब से सॉरी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है कि कंपनी क्या पॉलिसी यूज़ कर रही है। ओके, तो इसको भी समझते हैं थोड़ा सा। तो वर्क सर्वर मैंने बता दिया कि भाई फैक्सेस आर मूव्ड टू अ लोकेशन दैट यू स्पेसिफाई। जस्ट नाउ मैंने बोला कि हम इसको एक यहाँ पे पाथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि ये कहाँ जाके रहेंगे करके। अगर आर्काइव हम सेलेक्ट करते हैं तो देखिए ये पाथ देना पड़ेगा, और किस फॉर्मेट में जाएगी वो भी हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे टिफ में जाना है, एक्सएमएल में जाना है, और यहाँ पे जो जो लिखा है पीडीएफ में जाना है। ओके, और इसके अलावा facts can be retained in this folder, moved to different media or picked up by third party tools such as document management system। तो हम अगर कोई थर्ड पार्टी टूल इस्तेमाल कर रहे हैं डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए तो फैक्सेस अवेलेबल रहेंगे, उसको पिकअप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा फैक्स ट्रांसमिशन हो जाता है उसके बाद में आर्काइविंग स्टार्ट होती है। आर्काइविंग occurs when write fax has finished the processing for fax transmission, okay, and records about the facts are retained in the WriteFax database so that report can still be run। तो जो भी हो रहा है वहाँ पे हम जो भी कर रहे हैं आर्काइविंग का प्रोसेस, तो वो सब क्या है WriteFax डेटाबेस में स्टोर होता है, तो हम उसकी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा दूसरा होता है WriteFax आर्काइव मॉडल। तो ये क्या है, आर्काइव इज मेंटेन्ड इन WriteFax एसक्यूएल सर्वर। तो इसके लिए जैसे कि हम देखते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया भी होगा शायद कि हम एसक्यूएल के जो डेटाबेस है वहाँ पे भी आर्काइविंग को लगा सकते हैं। जैसे ये एसक्यूएल कनेक्शन पे गए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा है WriteFax आर्काइव। ओके, तो अभी इसका लाइसेंस नहीं है इसलिए ये विजिबल नहीं हो रहा है, तो ये लाइसेंस हमको चाहिए चाहिए सेपरेट लाइसेंस। तो देखिए यहाँ पे आर्काइव फैक्सेस कैन बी viewed in FaxUtil and FaxUtil web। Users can view, print, download and save copy of archived faxes, and users can search their archived faxes। And apart from this, in now technologies there are in nowadays there are couple of technologies available for archiving also, so I'll discuss about all those things in my coming up videos, what technology you can use for archiving। okay, and yes, we need license definitely। next thing है guys, WriteFax XML generator and WriteFax vault modules। तो हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे भी होगा कि भाई फाइल्स आर मूव्ड टू अ फोल्डर दैट यू स्पेसिफाई। ठीक है, हम कोई फाइल को एक स्पेसिफिक लोकेशन पे मूव करा सकते हैं। उसके लिए हम कोई XML जनरेटर मॉड्यूल इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे कि EDC होता है एक, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। ये कौन सा वर्जन है, ये 20 है, 16 को देखते हैं हम। 16 पे EDC मॉड्यूल होता है एक, वो आर्काइविंग के लिए हम उसको XML जनरेट करने के लिए, टिफ जनरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कॉन्फ़िगर किया है नहीं किया है, मुझे लग नहीं रहा कि इसमें मैंने सेटअप लगाया हूँ, अभी उसको कॉन्फ़िगर किया हूँ, बट आपको दिखा देता हूँ मैं। इसको हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे EDC मॉनिटर होना चाहिए। ये EDC मॉनिटर एक हमारे पास इसका रोल कहें या सर्विस कहें, तो ये हम XML जनरेट करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एंड एज ऑफ नाउ यहाँ पे मेरे पास कुछ तो कॉन्फ़िगर होगा नहीं, सम एरर आ गया, ब्ला 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 ब्ला, कंटिन्यू करते हैं। और ये कुछ कॉन्फ़िगर नहीं है अभी, तो इसको मैं बाद में दिखाऊंगा। तो जैसे कि ये आ गया है, यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगर नहीं है इसलिए कुछ नहीं आ रहा है। तो हम इसको, अगर हम जाते हैं एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में, और ये हैंग हो गया, तो इसको हम आगे देखेंगे गैस। वैसे भी यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन आ नहीं रही है अभी। ओके,
तो हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा XML data meta about the faxes can be used by third party document management tool that uses ओके फिर से यहाँ पे हम कोई थर्ड पार्टी टूल इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि फाइल नेट हुआ ओके उसको व्यू करने के लिए। एंड रिकॉर्ड्स फिर वही है डेटाबेस में जाके स्टोर होगा। इसके बाद में हमें इसको क्या है वर्क सर्वर आर्काइविंग इज डिसेबल्ड। अगर हम यहाँ पे XML के लिए कोई थर्ड पार्टी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे फिर वर्क सर्वर आर्काइविंग इज डिसेबल्ड रहेगी, लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था गाइस, इस वीडियो में मैं इतनी ही डिटेल आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। आई होप कि सब कुछ सेपरेट बताया है मैंने, तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें पता पड़ेगी। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में सीखेंगे राइट फैक्स को हम कैसे मैनेज करते हैं ओके इंटरप्राइज फैक्स मैनेजर की हेल्प से। इंटरप्राइज फैक्स मैनेजर क्या होता है, जिसमें हम जैसे कि मान लीजिए स्टार्ट इंटरप्राइज फैक्स मैनेजर कैसे करते हैं, उसमें सर्वर कैसे ऐड करते हैं, और जो सर्वर है उसकी जितने भी सर्वर है उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे देखते हैं, समरी वगैरह देखना है, तो ये सब मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल के साथ बने रहना है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।